गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू टीएसएन स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 हिंदी संचयन भाग 2 का पाठ्यक्रम। आज हम संचयन से पाठ 1 पढ़ेंगे। पाठ 1 में आपको हरियर काका की एक कहानी दी गई है, जिसमें लेखक जो है मिथिलेश्वर जी वो बताना चाह रहे हैं कि हरियर काका के साथ उनके परिवार के सदस्यों ने किस प्रकार व्यवहार किया, और वहाँ की जो ठाकुर बाड़ी है उसके महंत और पुजारी भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं। उनकी ज़मीन जायदाद के पीछे हरियर काका के साथ मतलब उनकी ज़मीन जायदाद को लेकर उनके भाई और महंत जी जो हैं वो दोनों ही उनकी ज़मीन को हड़पना चाहते हैं। इसके पिछले हमने 4 भागों में पढ़ा कि किस प्रकार से उनकी भाई की जो पत्नियां हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती हैं, और उससे परेशान होकर हरियर काका खेत खलियान की तरफ जाते हैं। लेकिन वहाँ से महंत जी उन्हें लेकर ठाकुरबाड़ी पहुँचते हैं और वहाँ पर उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं कि तुम इस जन्म में ये जो खेत है वो किसके नाम कर दो, अपने ठाकुरबाड़ी के नाम कर दो। तुम्हारे जो खून का रिश्ता है वह तो सब ज़मीन हड़प कर तुम्हें भूल जाएंगे, लेकिन अगर तुम ठाकुरबाड़ी के नाम ये ज़मीन कर देते हो तो लोग युगों युगों तक तुम्हें याद रखेंगे। अब इस बात को लेकर गांव वालों को कैसे भनक पड़ जाती है। गांव 2 पक्ष में बढ़ जाता है। एक पक्ष ये कहता है कि ज़मीन ठाकुरबाड़ी के नाम कर देनी चाहिए, और दूसरा पक्ष ये कहता है कि ये जो ज़मीन है वो उनके भाइयों के नाम रहनी चाहिए। इससे भाई का परिवार तो अपना ही परिवार होता है, और जायदाद उन्हें नहीं देना उनके साथ अन्याय होगा और खून के रिश्ते के बीच में दीवार बन जाएगी। इस प्रकार गांव के दोनों लोग बातें करते हैं। अब शुरू करते हैं आगे। जितने मुंह उतनी बातें। ऐसा ज़बरदस्त मसला पहले कभी नहीं मिला था, इसलिए लोग मौन होना नहीं चाहते थे। अपने अपने तरीके से समाधान ढूंढ रहे थे और प्रतीक्षा कर रहे थे कि कुछ घटित हो। हालांकि इसी क्रम में बातें गड़गड़ाहट भरी भी होने लगी थी। लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से 2 वर्गों में बंटने लगे थे। कई बैठकों में दोनों वर्गों के बीच आपस में तू मैं भी होने लगी थी। एक वर्ग के लोग चाहते थे कि हरियर अपने हिस्से की जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम लिख दे। तब यह ठाकुरबाड़ी न सिर्फ इलाके की सबसे बड़ी ठाकुरबाड़ी होगी, बल्कि पूरे राज्य में इसका मुकाबला कोई दूसरी ठाकुरबाड़ी नहीं कर सकेगी। इस वर्ग के लोग धार्मिक संस्कारों के लोग हैं, इसके साथ ही किसी न किसी रूप में ठाकुरबाड़ी से जुड़े हैं। असल में सुबह शाम जब ठाकुरबाड़ी को भोग लगाया जाता है, तब साधु संत के साथ गांव के कुछ पेटू और चटोर किस्म के लोग प्रसाद पाने के लिए वहां जुट जाते हैं। ये लोग इसी वर्ग के हिमायती हैं। दूसरे वर्ग में गांव के प्रगतिशील विचारों वाले लोग हैं और तथा वैसे किसान हैं जिनके यहाँ हरियर जैसे औरत और मर्द पल रहे होते हैं। गांव का वातावरण तनावपूर्ण हो गया था और लोग कुछ घटित होने की प्रतीक्षा करने लगे थे। मतलब गांव का जो दूसरा पक्ष था, एक पक्ष तो वो था जो ठाकुरबाड़ी की हिमायती कर रहा था, और दूसरा पक्ष ऐसा था जिसमें कुछ ऐसे गांव में ऐसे भी लोग थे जिनके घर में हरियर काका जैसे भी लोग रहते थे, ताकि ऐसा ना हो कि वो लोग भी ये ज़मीन जो है ठाकुरबाड़ी के नाम लिख दें। इधर भावी आशंकाओं के मद्देनज़र रखते हुए हरियर काका के भाई उनसे यह निवेदन करने लगे कि अपनी ज़मीन वे उन्हें लिख दे। इसके सिवा उनका और अपना है ही कौन। इस विषय पर हरियर ने एकांत में मुझसे काफ़ी देर बात की। अंततः इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि जीते जी अपनी जायदाद का स्वामी किसी और को बनाना ठीक नहीं होगा, चाहे वह अपना भाई या मंदिर का महंत ही क्यों ना हो। हमें अपने गांव और इलाके के कुछ लोग याद आए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही अपनी जायदाद अपने उत्तराधिकारी या किसी अन्य को लिख दी थी, लेकिन इसके बाद उनका जीवन कुत्ते का जीवन हो गया था। कोई उन्हें पूछने वाला तक नहीं था। हरियर काका बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति थे, फिर भी इस बदलाव को उन्होंने समझ लिया और ये निश्चय किया कि जीते जी किसी को ज़मीन नहीं लिखेंगे। अपने भाइयों को समझा दिया, मर जाऊंगा तो अपने आप मेरी ज़मीन तुम्हें मिल जाएगी। ज़मीन को लेकर तो जाऊंगा नहीं, इसलिए लिखवाने की ज़रूरत नहीं है। उधर महंत जी भी हरियर की टो में रहने लगे। जहाँ कहीं एकांत पाते कह देते, विलम्ब ना करो हरियर, शुभ काम में देर नहीं करते। उधर चलकर ठाकुर जी के नाम जमीन वह कर दो। फिर पूरी ज़िंदगी ठाकुरबाड़ी में राज करोगे। मरोगे तो तुम्हारी आत्मा को ले जाने के लिए स्वर्ग से विमान आएगा, देवलोक को प्राप्त करोगे। लेकिन हरियर काका ना हाँ कहते और ना कहते।
ना कहकर महंत जी को दुखी भी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि भाई के परिवार से जो सुख सुविधाएं मिल रही थी वे सब महंत जी की कृपा से ही थी। और हाँ तो उन्हें कहना ही नहीं, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में वे अपनी ज़मीन किसी को भी नहीं लिखना चाहते थे। इस मुद्दे पर वे जागरूक हो गए थे। उन्हें पता था कि अगर मैंने अपनी ज़मीन किसी के भी नाम लिख दी तो मेरी ज़िंदगी कुत्ते के बराबर हो जाएगी। पर बीतते समय के अनुसार महंत जी की चिंताएं बढ़ती ही जा रही थी। जाल में फंसी चिड़िया पकड़ से बाहर हो रही थी। महंत जी इस बात को सह नहीं पा रहे थे। महंत जी को लग रहा था कि हरिहर धन संकट में पड़ गया है, और एक और वह चाहता है कि ठाकुर जी को लिख दूं, दूसरी ओर भाई के परिवार के मोह माया में बंध जाता है। इस स्थिति में हरिहर का अपहरण कर जबरदस्ती उसे लिखवाने के अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प नहीं। बाद में हरिहर स्वयं राजी हो जाएगा। महंत जी लड़ाकू और दबंग प्रकृति के आदमी है। अपनी योजना को कार्य रूप में परिणत करने के लिए वे जी जान से जुट गए। हालांकि ये सब गोपनीयता का निर्वाह करते हुए ही कर रहे थे। हरिहर काका के भाइयों को इसकी भनक तक नहीं थी। बात अभी हाल ही की है। आधी रात के आसपास ठाकुरबाड़ी के साधु संत और उसके पक्षधर भाला, गंडासा और बंदूक से लैस एकाएक हरिहर काका के दहलान में आ धमके। हरिहर काका के भाई इस अप्रत्याशित हमले के लिए तैयार नहीं थे। इसके पहले कि वे जवाबी कार्रवाई करें और गुहार लगाकर अपने को जुटाए, तब तक आक्रमणकारी उनको पीठ पर लाद कर चंपत हो गए थे। गांव में किसी ने ऐसी घटना नहीं देखी थी, ना ही सुनी थी। सारा गांव जाग गया। शुभ चिंतक तो उनके यहाँ जुटने लगे, लेकिन अन्य लोग उनके दलान और मकान की छतों पर जमा होकर आहट लेने और बातचीत करने लगे। हरिहर काका के भाई लोगों के साथ उन्हें ढूंढने निकले। उन्हें लगा कि महंत का काम है। मैं दल बल ठाकुरबाड़ी जा पहुंचे। वहाँ खामोशी शांति नजर आई। रोज की बाती ठाकुरबाड़ी का मुख्य फाटक बंद था। वातावरण में रात का सन्नाटा और सुनापन व्याप्त था। उन्हें लगा कि यह काम महंत का नहीं है, बाहर के डाकुओं का है। अब तो वे हर जाने की मोटी रकम लेकर ही हरिहर काका को मुक्त करेंगे। खोज में निकले लोग किसी दूसरी दिशा की ओर प्रस्थान करते ही इसी समय ठाकुरबाड़ी के अंदर से बातचीत की सम्मिलित किंतु धीमी आवाज सुनाई पड़ी। सबके कान खड़े हो गए। उन्हें यकीन हो गया कि हरिहर काका इसी में है। अब क्या सोचना, वे ठाकुरबाड़ी का फाटक पीटने लगे। इसी समय ठाकुरबाड़ी की छत से रोड़े और पत्थर उनके ऊपर गिरने लगे। वे तितर बितर होने लगे। अपने हथियार संभाले, लेकिन हथियार संभालने से पहले ही ठाकुरबाड़ी के कमरों की खिड़कियों से फायरिंग शुरू हो गई। एक नौजवान के पैर में गोली लग गई, वह गिर गया। उसके गिरते ही हरिहर काका के भाइयों के पक्षधर वहां से भाग चले। सिर्फ वे तीनों भाई बचे रह गए। अपने तीनों के बूते इस युद्ध को जीतना उन्हें संभव नहीं जान पड़ा, इसलिए वे कस्बे के पुलिस थाने की ओर दौड़ पड़े। उन्हें लगा कि हम अकेले इस कार्य को नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने पुलिस का सहारा लिया। इधर ठाकुरबाड़ी के भीतर महंत और उनके कुछ चंद विश्वासी साधु संत सादे कागजों पर अनपढ़ हरिहर काका के अंगूठे के निशान जबरन ले रहे थे। हरिहर काका को महंत के इस व्यवहार से जैसे आसमान से जमीन पर आ गए। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि महंत जी इस रूप में आएंगे। जिस महंत को वह आदरणीय और श्रद्धेय समझते थे, वह महंत अब उन्हें घृणित, दुराचारी और पापी नजर आने लगा। अब वह उस महंत की सूरत भी नहीं देखना चाहते थे। अब अपने भाइयों का परिवार महंत की तुलना में उन्हें ज़्यादा पवित्र, नेक और अच्छा लगने लगा। हरिहर काका ठाकुरबाड़ी में अपने घर पहुंचने के लिए बेचैन थे, लेकिन लोग उन्हें पकड़े हुए थे और महंत जी उन्हें समझा रहे थे, तुम्हारे भले के लिए ये सब किया गया है हरिहर। अभी तुम्हें लगेगा कि हम तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, लेकिन बाद में तुम समझ जाओगे कि जिस धन संकट में तुम पड़े उसे उबारने का यही एकमात्र रास्ता है। अब जो महंत जी हैं वह हरिहर काका को समझा रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, तुम्हें इस धन संकट से बचा रहे हैं, क्योंकि तुम इस रास्ते पर मतलब इस डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहे, इस निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे हो कि ज़मीन हमें किसके नाम करनी चाहिए। और मेरे जो महंत है वो बताना चाह रहा है कि मेरे अनुसार मैं जो काम कर रहा हूँ वो तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती वाला नहीं कर रहा हूँ। तुम जिस संकट में पड़े हुए हो उस संकट से उबारने की तुम्हें कोशिश कर रहा हूँ और यही एकमात्र रास्ता है। लेकिन जो हरिहर काका है वह अब महंत जी को बड़े ही घृणित, दुराचारी और पापी समझने लगे हैं। वह अब महंत की सूरत भी नहीं देखना चाहते हैं। उन्हें लग रहा है कि अब उनका परिवार जो है उनके लिए ज़्यादा अच्छा है।
ठीक है। तो यहाँ तक हमने देख लिया था कि जो हरिहर काका है वो कैसे हैं, मतलब इसके बाद देखिए, एक और ठाकुरबाड़ी के भीतर जबरन अंगूठे के निशान लेने और पकड़कर समझाने का कार्य चल रहा था, तो दूसरी ओर हरिहर के तीनों भाई सुबह होने से पहले ही पुलिस की जीप के साथ ठाकुरबाड़ी आ पहुंचे। जीप में तीनों भाई, एक दरोगा, पुलिस के 8 जवान उतरे। पुलिस इंचार्ज ने ठाकुरबाड़ी का फाटक पर जोर पर आवाज़ लगाई, 10 तक दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। अब पुलिस के जवानों ने ठाकुरबाड़ी को चारों तरफ से घेरा डालना शुरू किया। ठाकुरबाड़ी अगर छोटी होती तो पुलिस के जवान आसानी से उसे घेर लेते, लेकिन विशालकाय ठाकुरबाड़ी को पुलिस के सीमित जवान घेर सकने में असमर्थ साबित हुए। फिर भी जितना संभव हो सका उस रूप में उन्हें घेरा डाल दिया और अपना अपना मोर्चा संभाल सुबह की प्रतीक्षा करने लगे थे। अब उन्हें लग रहा था कि हम हरिहर काका को पकड़ने के लिए वो पुलिस का रास्ता अपना लिया और पुलिस को लेकर वह ठाकुरबाड़ी आ पहुँचे थे। धन्यवाद।